नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 90 घंटा एक सप्ताह में 7 दिन बिना छुट्टी के आप काम करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि कंपनियों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, कर्मचारी किन किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? आप शायद नहीं जानते, और जो लोग इसका सामना कर रहे हैं उनकी कहीं कोई आवाज नहीं, न मीडिया कवर करता है, न खुद ये धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति की चपेट में आकर अपने शोषण को लेकर सोचना और कहना जानते हैं, बल्कि भूल गए हैं। कहना चाहिए उन्हें, उनकी बातों से अखबारों के पन्ने भरे होने चाहिए, लेकिन उनकी जगह ये कुछ लोग हैं जो इन दिनों भारतीयों को काम करने का लेक्चर दे रहे हैं। भारत को नंबर 1 बनाने के नाम पर कंपनियों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिडिल क्लास कर्मचारी और मजदूरों को निचोड़ने का उपदेश दिया जा रहा है, जिसे आम जुबान में खून चूसना कहते हैं। आखिर ये लोग अचानक से लेक्चर क्यों देने लगे कि अगर आपको दुनिया में छाना है, नंबर 1 बनना है, तो हर सप्ताह 90 घंटे काम करेंगे। मिलेगा क्या? बताते नहीं। 7 दिन काम करने की नसीहत देते हैं। कोई कह रहा है 80 घंटे काम कीजिए। ऐसे बयानों को आप अक्सर फालतू और बकवास बता रहे हैं, लेकिन ये लोग बकवास नहीं कर रहे। भाविश अग्रवाल नाम के एक राष्ट्रवादी ने तो छुट्टी को पाश्चात्य ही बता दिया। इस मार्केट में एक नया नाम लॉन्च हो गया है। लार्सन एंड टूब्रो के चीफ का एसएन सुब्रमण्यन नाम है, जिनका कहना है कि मुझे इस बात का अफसोस है कि आप लोगों से संडे को काम नहीं करा पा रहा हूं, तो ये संडे को भी काम कराना चाहते हैं। आगे सुब्रमण्यन कहते हैं कि अगर मैं आपसे संडे को भी काम कराऊं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं संडे को काम करता हूं। आप घर बैठकर क्या करते हैं? आप कितनी देर अपनी बीवी को देखते रहेंगे, और बीवियां कितनी देर अपने पतियों को देखती रहेंगी? चलो ऑफिस पहुंचो और काम पे लगो, ये कहना है इनका। ये सारे लोग गंभीरता से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन आप हैं कि मीम बनाकर इसे फालतू और बकवास बनाने में लगे हैं, बिना जाने कि अभी भी लोग उतना ही काम कर रहे हैं जितना करने के लिए इनसे कहा जा रहा है। आपने मन भर मीम बना लिया होगा, इनके बयानों को बेहुदा और बकवास बता दिया होगा, लेकिन क्या आपने नोट किया कि इस तरह के मीम से मजदूरी और सैलरी के मूल सवाल गायब कर दिए गए हैं? जिस तरह से कॉरपोरेट शोषण कर रहा है, लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है, वो सवाल ही पीछे चला गया है, और आप इनकी बातों को लेकर हा हा एंड ही बोथ करने लगे हैं। 13 दिसंबर की यह खबर आप कैसे भूल गए? इस पर मीम क्यों नहीं बनाया कि कॉरपोरेट का मुनाफा 15 साल में सबसे ज्यादा है और कर्मचारियों की सैलरी ठहर सी गई है। 2016 में कॉरपोरेट टैक्स की चांदी कराई गई, जब इन पर लगने वाला टैक्स घटाया गया। इस दौर में जब हजारों करोड़ रुपए की कंपनियां मुनाफा कमाने के बाद भी कम टैक्स देती हैं, और उनसे ज्यादा भारत के काम करने वाले लोग पर्सनल टैक्स सरकार को दे रहे हैं। कई साल से ये आंकड़े आ रहे हैं कि सरकार के पास जो टैक्स जमा होता है उसमें कॉरपोरेट की हिस्सेदारी कम होती जा रही है और पर्सनल टैक्स की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। उद्योगों की संस्था फिक्की का ही एक सर्वे है कि कॉरपोरेट का मुनाफा 4 गुना बढ़ गया, और इनमें काम करने वाले लोगों की सैलरी सिंगल डिजिट ही बढ़ी है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि इसी वजह से बाजार में मांग घट गई है, क्योंकि लोगों के पास खरीदने का पैसा नहीं। सबको पता है पानी सर के ऊपर से गुजर गया। अब इस सवाल को टाला नहीं जा सकता कि कब तक इस देश का आम आदमी घंटों काम करेगा और अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। जो सैलरी मिलेगी उसका बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाएगा। टैक्स में जितनी छूट कॉरपोरेट को मिली, उतनी आम आदमी को नहीं मिली। इसी 10 साल की बात कर रहा हूं। जिस बात को लेकर आप मजाक कर रहे हैं, उसके बारे में सूट बूट वाले उद्योगपति यही चाहते हैं कि आप मजाक करें, लॉल बनाएं, मीम बनाएं, ताकि सच्चाई सामने ना आए। इस पर बात ना हो कि आपका मुनाफा 4 गुना बढ़ गया और आपके यहां काम करने वाले लोगों की सैलरी सिंगल डिजिट में बढ़ी है, वह भी महंगाई और मुद्रास्फीति को माइनस कर दें तो आज जो 1 लाख कमा रहा है वो 2008 के 38,000 के बराबर ही कमा रहा है। असली सवाल वो नहीं जो मूर्ति और सुब्रमण्यन अग्रवाल एंड सो मेनी मस्क उठा रहे हैं।
मस्क ने भी बोला है कि नरक की तरह काम करो, मतलब तो यही हुआ कि हाड़ मांस गला दो। क्यों? क्योंकि ये कंपनी बनाते समय दिन रात काम करते थे। इन लोगों ने मिडिल क्लास को कहीं का नहीं छोड़ा, टैक्स लाद दिया, सैलरी नहीं बढ़ाई और अब काम के घंटे और लाभ देना चाहते हैं। यह वीडियो 10 जनवरी का है, यानी आज का है। गुरुग्राम के लघु सचिवालय में इतनी बड़ी संख्या में मारुति से निकाले गए मजदूर आए हैं। इनकी क्या व्यथा कथा है, क्या इसे लेकर बात हो रही है? इन्हीं मजदूरों से तो 90 घंटे काम कराया जाना है। इन्हीं से कहा जा रहा है बीवी का चेहरा क्या देखना, संडे को भी काम करो, और इन्हीं की कोई तस्वीर कहीं भी नहीं। क्या मीडिया लोकतंत्र की इस हद तक हत्या कर चुका है और सोशल मीडिया में लोग मीम बना रहे हैं? 5 जनवरी 2024 को एक नई यूनियन का गठन हुआ, मारुति सुजुकी अस्थायी मजदूर संघ। 5 जनवरी को जब यूनियन की आधिकारिक शुरुआत हुई तब आयोजकों को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने मजदूर आ जाएंगे। 2012 में मारुति सुजुकी ने इन स्थायी मजदूरों को श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए नौकरी से निकाला। जवाब में मानेसर प्लांट पर मजदूरों का बड़ा आंदोलन हुआ। 100 से अधिक मैनेजर पर हिंसक कार्रवाई हुई। एक सीनियर मैनेजर की मौत हो गई। ट्रेड यूनियन नेताओं पर हत्या का मुकदमा चला। 13 को उम्र कैद की सजा हुई। 500 स्थायी कर्मचारियों को बिना सुनवाई निकाला गया। कर्मचारियों ने श्रम कोर्ट में अपील की और वह 2012 से मुकदमा चल रहा है। कर्मचारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा अंजाम पर पहुंच गया, लेकिन कर्मचारी जो निकाले गए उनकी अपील पर सुनवाई आज तक चल रही है। मजदूरों की संघर्ष समिति के पास बड़ी ट्रेड यूनियन का समर्थन नहीं था, ना ही नौकरी, ना ही वेतन। 12 साल से ये मजदूर अपने और ऐसे मजदूरों के अधिकारों का मुद्दा उठा रहे हैं जो अस्थायी रूप से अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। इनकी मांग है कि या तो नौकरी दी जाए या उचित मुआवजा दिया जाए। एक पोस्टर पर लिखा है, मजदूरों से काम कराकर फुटबॉल की तरह लात मारने की नीति नहीं चलेगी। इस पोस्टर पर पढ़िए, भारत में जापान का संविधान नहीं चलेगा। यह पोस्टर सिर्फ मारुति सुजुकी के लिए नहीं, देश भर के युवाओं की व्यथा कहता है। लिखा है, सरकारी नौकरी में धांधली, प्राइवेट नौकरी में धोखा, अब नहीं सहेंगे देश के युवा। हमें ये वीडियो 2 अलग अलग यूट्यूब चैनल से मिले हैं, मारुति सुजुकी अस्थायी मजदूर संघ और वर्कर यूनिटी के वीडियो चैनल से। मीडिया ने मजदूरों को बाहर कर दिया, तो अब इनके पास यही चैनल बच गए हैं अपनी बात कहने के लिए। आप देख सकते हैं कि इन मजदूरों की बात करने वाले इन चैनलों को कितने कम लोग देखते हैं और कितने कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जो अफसोस की बात है। बस एक अदद परीक्षा ईमानदारी से और समय पर हो जाए, इसलिए इस देश के नौजवानों को धरने पर बैठना पड़ता है और उसे लेक्चर दिया जा रहा है कि आपको अगर इंडिया का नंबर 1 बनाना है तो 7 दिन काम करना होगा। सीईओ की सैलरी और कर्मचारी की सैलरी में कई गुना का अंतर होता जा रहा है और यह बढ़ रहा है। करोड़ों कमाने वाले सीईओ और हजारों करोड़ की कंपनी के मालिक ज्ञान दे रहे हैं कि दिन रात काम करो। वो ये नहीं बोल पाएंगे कि लोगों की सैलरी बढ़नी चाहिए, हम बहुत कम सैलरी दे रहे हैं। वो ये नहीं बोल पाएंगे कि भारत के ज्यादातर कॉलेज 3rd क्लास हैं, इन्हें अच्छा करना चाहिए, लेकिन उल्टा युवाओं को लेक्चर दे रहे हैं ताकि उनकी ही बातों को लेकर बातचीत होती रहे और असली सवाल मीडिया और आपके बीच से, ड्राइंग रूम से गायब कर दिया जाए। हिंदुस्तान टाइम्स में सान्या जैन की रिपोर्ट है कि 90 घंटे काम करने का उपदेश देने वाले सुब्रमण्यन की सैलरी 51 करोड़ है। 2024 में इनकी एक साल की सैलरी 51 करोड़ बताई गई है। हर दिन 14 लाख कमाते हैं। 2023 की तुलना में इनकी सैलरी 43% बढ़ी थी। इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा है कि लार्सन और टूब्रो के कर्मचारियों की मीडियन सैलरी का 534 गुना ज्यादा वेतन सीईओ साहब को मिलता है, जिनका नाम एसएन सुब्रमण्यन है। 534 गुना। क्या इनके कर्मचारियों की सैलरी भी कभी इतनी बढ़ सकती है? सुब्रमण्यन को कितना पैसा चाहिए हम नहीं तय कर सकते, लेकिन क्या हम भी उन्हें लेक्चर दे सकते हैं कि आपके पास अभी तक 200-300 करोड़ हो ही गए होंगे, इतने में जीवन चल ही जाएगा, अब आप फ्री में काम कीजिए और 50 करोड़ की रकम बाकी साधारण कर्मचारियों में बांट दीजिए। सुब्रमण्यन अपनी 51 करोड़ की सैलरी नहीं छोड़ सकते, मगर चाहते हैं कि कर्मचारी रविवार को अपने बीवी बच्चों का चेहरा ना देखें और इनके लिए दिन रात काम करते करते इस देश और दुनिया से विदा हो जाएं। इंडिया को नंबर 1 बनाने के लिए बाकी सारे लोग 7 दिन 90 घंटे काम करें तो उन्हें क्या मिलेगा? क्या उनकी भी सैलरी 500 गुना बढ़ेगी? जब इंडिया नंबर 1 बनेगा तो उसका फायदा किस किस को मिलेगा?
ये लोग तो पैसा लेकर अमेरिका की नागरिकता ले लेंगे। यही कारण है कि आज भारत में लोग खरीदने के लायक नहीं बचे। उनकी कमाई घटती जा रही है और काम के घंटे पहले से ज्यादा होते जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए ये लोग आधिकारिक रूप से माहौल बना रहे हैं। ये लोग मींस कंपनी वाले, ताकि सबको 90 घंटे के चक्र में पेरा जा सके डालकर। बॉम्बे शेविंग कंपनी के सीईओ शांतनु देशपांडे ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट लिखा है, भारत की कंपनियों में काम करने के माहौल पर बात की है। उन्होंने लिखा है कि कंपनियों में काम करने में बहुत सी दिक्कतें हैं, आय की असमानता है और यह गलत धारणा है कि कठोर हालात में भी काम करते रहना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत देर से यह बात समझ में आई कि ज्यादातर लोगों को अपनी नौकरी पसंद नहीं आती है। अगर उनके पास आर्थिक सुरक्षा हो तो 99% लोग अगले दिन काम करने नहीं जाएंगे। यह हालत हर सेक्टर में है। देशपांडे ने लिखा है कि 2000 परिवार देश की 18% संपत्तियों पर नियंत्रण रखते हैं, मगर 1.8% से भी कम टैक्स देते हैं। एक दिन का 14 लाख कमाने वाला चेयरमैन एक दिन का 3000 कमाने वाले कर्मचारी से कह रहा है, अपनी महीने की 4 छुट्टी भी छोड़ दो। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार जुल्म की टक्कर में। कितने लोग इसका वीडियो शेयर करेंगे या बात करेंगे कि मारुति के मजदूर आज तक अपने अधिकारों को लेकर लड़ रहे हैं। मारुति ही नहीं, अन्य जगहों पर भी मजदूरों की हालत खराब है। इस पूरी बहस से उनका चेहरा गायब कर दिया गया है। हमारे पास मारुति का पक्ष नहीं है, लेकिन लघु सचिवालय पर जमा हुए इन मजदूरों ने जो कहा, पहले उसे सुना जाना चाहिए। कंपनी का सबसे बड़ा स्कैम सिटी पेपर है, जो जिसमें 25-30 हजार बंदे को बुलाती है और कितने को परमानेंट करती है, 15 को, 20 को। मैं खुद, मेरा सिटी का एग्जाम क्लियर है और सब कुछ है। बोले कि हम तुमको बुलाएंगे, जो आज तक ना ही कोई कॉल आई है ना ही कुछ और। जो कंपनी का जो माहौल बना हुआ है, और तो छोड़िए, और कंपनी भी जो सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, मारुति वाली कंपनी की सर्टिफिकेट हम और कंपनी में लेके जाते हैं तो बोलते हैं भाई हमें ये सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है, हम 12 घंटे का तेरे को 10,000 रुपए देंगे, 12,000 रुपए देंगे। अब ये देखो 12,000 रुपए में ESI भी कटता है, PF भी कटता है, मिला के हाथ में हमको 10,000 रुपए मिलता है। मेरे को सर्टिफिकेट दिया गया कि इससे तुम्हारे को नौकरी मिल जाएगी दूसरी कंपनियों में, लेकिन जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बोलते हैं भाई तुम इसके मारुति वाले बंदे को, तो हमारे पास काम ही नहीं है। और सर बाहर काम करते हैं तो ज़्यादा 8 घंटे का तो ड्यूटी नहीं है, 12 घंटे का 12-12 हज़ार रुपये देते हैं। उसमें भी सर संडे को भी काम करना पड़ता है। 30-30 ड्यूटी के 12-12 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो ये कैसे चल पाएगा। यहाँ भी हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब में 12,000 रुपये मिल पा रहा है, पर लेकिन उसमें भी काम ज़्यादा लिया जा रहा है हमसे, काम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है हमसे। मुझको उसमें जॉब करते करते पता चला कि ये तो 7 मंथ रखती है, फिर लात मार देती है, फिर दोबारा कहीं और अदर कंपनी में जाते हैं तो वो उसका जो सर्टिफिकेट रहता है कोई काम नहीं करता। सब बोलते हैं ये तो तुमने एक लाइन पे काम किया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सर ये कहाँ पर है? हम ITI भी कर रहे हैं, हमको उस ट्रेड का काम भी नहीं मिलता। अगर किसी चीज़ के नट बोल्ट पे कसने पे लगा दिया तो कसने पे लगा दिया, 7 मंथ उसी लाइन पर गुजर जाते हैं। और सर आज के टाइम गवर्नमेंट बोल रही है रोजगार दिया जा रहा है, नई नई स्कीम आ रही है, सब बकवास है सर ये। यही व्यथा और कथा चारों तरफ होगी। हम नहीं जानते कि गारमेंट फैक्ट्री से लेकर तमाम तरह की फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों की क्या हालत है। इनमें से ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या स्थायी हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं उन्हें कितनी सैलरी मिलती है, और स्थायी और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में काम का अंतर क्या है, सैलरी का अंतर क्या है। कम से कम सैलरी पर ज्यादा से ज्यादा काम करने का चलन बढ़ गया है, और आपका इस पर ध्यान न जाए इसलिए आपको 24 घंटे धर्म कर्म के बारे में बताया जाता है। राजनीति भी अब आपकी बात नहीं करती, धर्म की बात करती है। कुंभ जरूर जाइए, लेकिन लौट कर पूछिए कि जिस कुंभ में आप हर दिन काम करने जाते हैं उसके शोषण चक्र से कब मुक्ति मिलेगी, पगार कब अच्छा होगा, परिवार कब अच्छी पढ़ाई, अच्छा अस्पताल हासिल करने लायक होगा। हालत यह हो गई है कि लोगों के पास खरीदने खाने को पैसे नहीं। उनका खून इस तरह से चूस लिया गया है कि वे सामान्य उपभोग की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं। FMCG जिसमें बिस्किट, मैगी, पास्ता, चॉकलेट, च्यवनप्राश जैसी चीजें आती हैं, उनकी खपत घटती जा रही है। इसका कारण यह नहीं कि भारतीय कम काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की
आत्मदीप रे की यह रिपोर्ट देखिए। विश्वगुरु भारत में छोटे मोटे उधार लेने वाले 8.5 करोड़ लोगों में करीब 50 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4 या 4 से अधिक जगहों से उधार लिया है। अलग अलग जगहों से उधार लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। जून में 4% थी, नवंबर में 6% हो गई है। आत्मदीप रे दिखा रहे हैं कि लोग मामूली लोन भी नहीं चुका पा रहे हैं, वे डिफॉल्ट हो रहे हैं। जिस लोन को नहीं चुकाया जाता उसे बैड लोन कहा जाता है और बैड लोन की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी कारण माइक्रो फाइनेंस सेक्टर गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है। उसकी पूंजी पर दबाव पड़ रहा है क्योंकि वापस लौट कर नहीं आ रही है। सितंबर महीने के अंत में क्षेत्रवार ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अनुपात 18 महीने के उच्चतम स्तर 11.6% पर पहुंच गया। भारत के लोग अपनी आर्थिक दुर्गति को कब तक छिपाएंगे, कितना छिपाएंगे? सबको पता है कि वो समय चला गया है, उनकी हालत खराब हो रही है। इसलिए टैक्स को लेकर इन दिनों लतीफे बनने लगे हैं। फिर वही लतीफे, फिर वही मीम। क्या टैक्स आज बढ़ा है? बिल्कुल नहीं, वो कई साल से लिया जा रहा है। लेकिन इस साल ही क्यों मीम बन रहे हैं? क्योंकि अब उनका खून उस सीमा तक चूसा जा चुका है जहां अब कुछ बचा नहीं। लेकिन ये लोग अपनी बात राजनीतिक रूप से नहीं कह पा रहे हैं। इन्हें पता है, इसलिए मीम बनाते हैं ताकि हाहा एंड ही बोथ स्वरूपों में यह बात किसी तरह निकलकर सामने आए। इसमें एक अंतर है। मिडिल क्लास ने मजदूरों की व्यथा को अपनी चर्चाओं, अखबारों, चैनलों से बाहर किया, लेकिन मिडिल क्लास को किसने गायब किया? मिडिल क्लास को मिडिल क्लास ने गायब कर दिया। वो मीम बनाकर वित्त मंत्री और सुब्रमण्यन से लेकर मूर्ति तक का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन अपना ही चेहरा गायब कर दे रहा है। अपना हाल नहीं बता रहा कि घर नहीं चल रहा है, छोटे मोटे लोन चुकाने की हालत में नहीं रहे और 51 करोड़ की सैलरी वाले की बात पर हाहा एंड ही बोथ किए जा रहे हैं। पिछले साल के पहले 7 महीनों का आंकड़ा देखिए तो सोने के बदले लोन की मांग में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हो गई। इस दौरान पर्सनल लोन की मांग में 6% से भी कम की वृद्धि हुई। पिछले साल की पहली तिमाही को देखिए तो गोल्ड लोन की श्रेणी में एनपीए में 30% की वृद्धि हो गई है। यानी लोग पर्सनल लोन की जगह गोल्ड लोन ले रहे हैं और चुका भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के लोग काम नहीं करते हैं, बहुत काम करते हैं। काम ही तो उनकी पहचान है। यहां काम नहीं मिलता तो इस्राइल तक चले जाते हैं, रूस तक चले जाते हैं सैनिक बनकर। काम की तलाश में अमेरिका का बॉर्डर पार करने के लिए बर्फीले रास्ते को पार करते हुए मर जाते हैं, जेल चले जाते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत के लोग इंडिया को नंबर 1 बनाने के लिए सातों दिन दिन रात काम नहीं करते? जिस देश का युवा काम नहीं मिलने पर अमेरिका तक चला जा रहा है अवैध रूप से कि कोई काम दे दे तो काम करेगा, उसे आप काम करने का लेक्चर दे रहे हैं और काम और दाम नहीं दे रहे। अमेरिका में वैध और अवैध रास्ते से घुसने वाले पढ़े लिखे लोगों में भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। और ज्यादा दूर मत जाइए, अपने मोहल्ले की सड़कों पर लगे ठेले वाले से पूछ लीजिए कि उन्होंने आखिरी छुट्टी कब ली थी। उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं हासिल। यही पूछ लीजिए कि पुलिस वाला दिन और हफ्ते के हिसाब से कितना लेता है, नगर पालिका वाले कितना ले जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप अपना काम कर रहा है। वह जानता है कि भारत में इसकी बात करने का फायदा नहीं, सड़क पर रेहड़ी पटरी बिछाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। ऊपरी कमाई ऊपर वालों की चलती रहेगी और जो नीचे है उन्हें जीने के लिए हर दिन इसी तरह काम करना ही पड़ेगा। जिस देश में ज्यादा लोग महीने का 25,000 भी नहीं कमा पाते, उस देश में 90 घंटे काम करने का लेक्चर देना लोगों का मजाक उड़ाना है। यह भ्रम है कि भारत की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी काम नहीं करते। आप श्रम कानूनों में सुधार की बहस को देखिए, कैसे श्रम कानून बदले जा रहे हैं। 8 घंटे के काम को 12 घंटे किया जा रहा है। ओवर टाइम भी एक तरह से 12 घंटे के काम का हिस्सा बना दिया गया है। फैक्ट्री दर फैक्ट्री स्थायी कर्मचारियों का अस्थायीकरण हो रहा है, जिसे अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन कहते हैं। इसके भीतर भी कई तरह की नई नई श्रेणियां बन गई हैं। पार्टनर, ट्रेनी, टेम्पररी, इंटर्न, अलग अलग कैटेगरी बनाई जा रही है ताकि किसी को भी रखने और निकालने का दरवाजा हमेशा खुला रहे और निकालने पर मुआवजा ना देना पड़े। श्रम कानूनों को कमजोर बनाकर काम के घंटे बढ़ाए जाते रहें और मजदूरों के अधिकारों को कम किया जाता रहा है। लगातार निकाले जाने के कारण बड़ी संख्या में मजदूर गिग वर्कर बन रहे हैं, जहां उनके साथ शोषण का एक और चक्र इंतजार कर रहा है।
सवाल है कि यह सब बातें गोदी मीडिया में नहीं होती, वैकल्पिक मीडिया में ऐसी खबरें छपती हैं तो लोगों तक पहुंच नहीं पाती और जनता इन सब बातों पर सोचने के लिए आती ही है कि उसे धर्म की राजनीति में झोंक दिया जाता है। फिर जनता अपनी मुक्ति की कामना ऊपर वाले से करने लगती है और ऊपर वाला कहता है 90 घंटे काम करो, बीवी बच्चों का चेहरा मत देखो, छुट्टियां मत लो। भारत उपदेशों का देश बनकर रह गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।